हेलो फ्रेंड्स, हमने वेल्डिंग के पहले लेक्चर में बात करी थी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट है बोथ हीट एंड प्रेशर आर यूज्ड। मतलब इस प्रोसेस में हीट और प्रेशर दोनों का यूज़ होता है मटेरियल को मेल्ट करने में या फिर डिफ्यूज़ करके उनको आपस में जोड़ने में। दूसरा पॉइंट है हीट इज़ जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द वर्क पीसेस एंड द इंटरफेस बिटवीन देम। हीट जनरेट कैसी होती है? जो इंटरफेस गैप है ये इस यहाँ पर एयर गैप की वजह से जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तीसरा पॉइंट है प्रेशर इज सप्लाइड एक्सटर्नली एंड इज़ वेरिड थ्रू आउट द वेल्ड साइकिल। प्रेशर इसमें एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं, मतलब कैसे? यहाँ से बाहर से प्रेशर लगाएंगे और यहाँ इसके बीच में हीट भी जनरेट हो रही है, ऊपर से प्रेशर भी लग रहा है, तो ये मेल्ट होगा तो ये जल्दी जुड़ जाएगा। ड्यू टू अ प्रेशर लोअर टेम्परेचर नीडेड देन ऑक्सी फ्यूल और आर्क वेल्डिंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जिसमें आर्क वेल्डिंग में हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ कर रहे थे मेटल को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर यूज़ नहीं कर रहे थे। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम एक्सटर्नल प्रेशर भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें हम थोड़ा टेम्परेचर कम रख के भी दो मेटल को आपस में जोड़ सकते हैं। दे आर नॉट ऑफिशियली क्लासिफाइड एज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग बाय द अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। मतलब क्यों ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मेटल मेल्ट भी हो रहा है और प्रेशर भी लगा रहे हैं, लेकिन मेल्ट भी हो रहा है, इसलिए पूरी तरह से सॉलिड स्टेट वेल्डिंग नहीं है। वेरी रैपिड एंड इकोनॉमिकल। अब ये रैपिड भी है और इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि इसमें दोनों प्रेशर और टेम्परेचर दोनों यूज़ हो रहे हैं और इसमें टेम्परेचर कम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल भी हो जाती है ये। एक्सट्रीमली वेल सूटेड टू ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग में हम यही रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मैनुअल वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग भी मैनुअल वेल्डिंग करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है। नो फिलर मेटल, नो फ्लक्स, नो सील्डिंग गैस आर यूज्ड। ये तो पॉइंट क्लियर ही है नाम से ही। ओवरऑल रेजिस्टेंस वेरी लो। इसमें रेजिस्टेंस वेरी लो क्यों है? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस हमें मिल रही है ये दो मेटल बार के बीच के केवल गैप से मिल रही है, इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस वेरी लो है। वेरी हाई करंट, ये करंट हम सीधे ट्रांसफार्मर से प्रोवाइड करते हैं, तो इस अपने हिसाब से इसको रखते हैं। वेरी लो वोल्टेज, इसमें वोल्टेज बहुत लो होता है। ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिया रखा है स्पॉट वेल्डिंग का। अब डिफरेंट टाइप्स, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग एंड परक्यूशन वेल्डिंग। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस डिस्क्रिप्शन गिवन सो फार इज कॉल्ड रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, RSW, और सिंपली स्पॉट वेल्डिंग। जो अभी तक पिछले हम बात कर रहे थे वो मेनली स्पॉट वेल्डिंग के लिए ही बात कर रहे थे। सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वो स्पॉट वेल्डिंग में ही यूज़ हुआ था रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। सेकेंड पॉइंट, दिस इज इसेंशियली डन टू जॉइंट टू सॉलिड मेटल जॉब्स इन अ लैप जॉइंट फॉर्मिंग अ स्मॉल नगेट एट द इंटरफेस ऑफ द टू प्लेट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दो प्लेट्स हैं जिसमें लैप जॉइंट कर रखा है। लैप जॉइंट क्या होता है? एक के ऊपर एक, ये वाला जॉइंट को हम लैप जॉइंट कहते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हैं इलेक्ट्रोड्स, एक ये है एक ये है, ये सीधे कनेक्ट होंगे हमारे ट्रांसफार्मर के पावर से, जो ये करंट प्रोवाइड कर देंगे। तो यहीं मेटल भी मेल्ट होगा इनकी टिप में, यहाँ पर मेटल मेल्ट भी होगा और ये प्रेशर भी लगाते हैं, ये इस डायरेक्शन में प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ नगेट बन जाता है। ये रहा नगेट आपका। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। Weld is made between overlapping sheets of metal. The seam is a series of overlapping spot welds. मतलब अगर आप टक 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 ये ऐसे करके आप बिल्कुल पास पास स्पॉट बनाते जाएंगे तो वो एक सीम बन जाएगा, जैसे कि बॉल में बना होता है धागों का सीम, कुछ उस तरह से। द बेसिक इक्विपमेंट इज़ द सेम एज फॉर स्पॉट वेल्डिंग एक्सेप्ट दैट द इलेक्ट्रोड्स आर नाउ इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग डिस्क। इसमें जो पहले आपने देखा था, इसमें इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो टिप की फॉर्म में है, मतलब उनके नीचे टिप बनी हुई है। और सीम वेल्डिंग में आप देखेंगे ये देखिए, ये यहाँ पर ये रोलर की फॉर्म में है। In other process, a continuous seam is produced by passing a continuous current through the rotating electrodes with a speed of 1.5 मीटर पर मिनट from thin sheet। इसमें इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो रोलर होते हैं, रोल, और वो
लैप जॉइंट मतलब 2 बार के ऊपर रोल किए जाते हैं जिससे आपस में वो जॉइंट हो जाता है। इसका एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ दिखाया है डायग्राम में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 हमारे रोलर रहे, ये और ये इलेक्ट्रोड हैं और यही ट्रांसफार्मर से भी कनेक्ट होंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स। और ये प्रेशर भी लगा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है और ये इस डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है। अब आते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। लिमिटेशन ऑफ स्पॉट्स वेल्डिंग। इलेक्ट्रोड कंडीशन मस्ट बी मेंटेन्ड कंटिन्यूसली एंड ओनली वन स्पॉट वेल्ड एट अ टाइम। स्पॉट वेल्डिंग के लिमिटेशंस क्या हैं? इलेक्ट्रोड कंडीशन मस्ट बी मेंटेन्ड कंटिन्यूसली। इलेक्ट्रोड की कंडीशन जो है हमें सेम रखनी पड़ती है, मतलब अगर जितना हम करंट पास कर रहे हैं तो उसे रोक नहीं सकते, वो कंटिन्यूसली हमें उतना करंट उसको देना ही देना है। एंड ओनली, और ये काम भी बहुत हल्के करता है क्योंकि एक बार में केवल एक स्पॉट कर रहा है ये। इसका दूसरा लिमिटेशन है फॉर एडिशनल स्ट्रेंथ मल्टीपल वेल्ड्स नीडेड। ये पहले से ही थोड़ा रिलेट करता है क्योंकि एडिशनल स्ट्रेंथ के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेल्ड की नगेट्स की ज़रूरत होगी, लेकिन ये एक बार में केवल एक ही स्पॉट बना रहा है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग RPW ओवरकम्स अबव लिमिटेशंस। अब इन सब लिमिटेशंस को हमें रिड्यूस करने के लिए या ओवरकम करने के लिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है? डिम्पल्स आर इम्बोज्ड ऑन वर्क पीस एट द वेल्ड लोकेशन एंड देन प्लेस्ड बिटवीन लार्ज एरिया इलेक्ट्रोड्स एंड प्रेशर एंड करंट अप्लाइड लाइक स्पॉट वेल्डिंग। इसमें सब कुछ स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही होता है, बस मल्टीपल टिप का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग में हमारी एक ही टिप थी, लेकिन प्रोजेक्शन वेल्डिंग में मल्टीपल टिप्स का यूज़ करेंगे। करंट फ्लोज थ्रू द डिम्पल्स एंड हीट देम एंड प्रेशर कॉजेज द डिम्पल्स टू फ्लैटन एंड फॉर्म अ वेल्ड। अब इसमें टिप से ही करंट फ्लो होता है क्योंकि एक साइड ये और दूसरी साइड भी हमारा इलेक्ट्रोड ही है, और यहाँ बीच में हमारा बार रखा है जिसमें हमें जो वेल्डिंग करनी है। तो ये दोनों टिप से करंट पास हो रहा है जो कि मेल्ट भी कर रहा है, और ये प्रेशर भी लगाते हैं अप एंड डाउन डायरेक्शन में। अब आता है अपसेट वेल्डिंग। मेट बट जॉइंट कंपेयर टू अ लैप जॉइंट। अभी तक हमने पिछले 3 जो वेल्डिंग देखी थी, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग, वो हमारे बनाते हैं लैप जॉइंट। लैप जॉइंट इस टाइप के जॉइंट बनाने के काम आते हैं। सीम वेल्डिंग तो अलग ही हो गया, लेकिन स्पॉट वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग हमारे लैप जॉइंट बनाने के काम आते हैं। लेकिन अपसेट वेल्डिंग से हम बट जॉइंट बना सकते हैं, जैसे कि एक ये हो गया और दोनों के एंड्स को हम जोड़ के बट जॉइंट बना सकते हैं। पीसेस आर हेल्ड टाइटली एंड करंट इज अप्लाइड। इसमें एक पीस तो फिक्स होता है, ये वाला लेट से फिक्स है, और इसको हम इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं एंड प्रेशर लगाते हैं बहुत टाइट। ड्यू टू प्रेशर जॉइंट गेट स्लाइटली अपसेट एंड हैंस इट्स नेम। प्रेशर लगाने से अब ये मेल्ट भी कर रहा है क्योंकि करंट भी फ्लो हो रहा है, तो ये जो निकल गया है मटेरियल थोड़ा बाहर निकल को आ जाता है, इसे ही अपसेट कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम अपसेट वेल्डिंग पड़ा है। यूजफुल फॉर गुड जॉइनिंग रॉड्स और सिमिलर पीसेस। सिमिलर पीसेस मतलब सेम मटेरियल की अगर हमें वेल्डिंग करनी है तो अपसेट वेल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं। अपसेट वेल्डिंग के बाद आता है फ्लैश वेल्डिंग। इट इज़ सिमिलर टू अपसेट वेल्डिंग एक्सेप्ट द आर्क रेदर देन रेजिस्टेंस हीटिंग। अब इस हमारा अपसेट वेल्डिंग में जो था उसमें हमारा सीधे करंट के थ्रू हम हीट कर रहे थे, लेकिन फ्लैश वेल्डिंग में ये आर्क, जैसे इलेक्ट्रिक आर्क में हम आर्क यूज़ करते हैं वैसे ही इसमें आर्क यूज़ करेंगे। इसका बाकी प्रिंसिपल सेम ही है, इसमें एक बार फिक्स रहेगा, दूसरे को मूव कराएंगे वेल्डिंग की तरफ। वन पीस इज क्लैम्प्ड विद द कैम कंट्रोल्ड मूवेबल प्लेटन एंड अदर विद इट्स फिक्स्ड प्लेट। जैसा कि मैंने बताया, एक साइड फिक्स रहेगी और दूसरे साइड को हम मूव कराएंगे। फ्लैश वेल्डिंग का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें 2 डिसिमिलर मेटल्स को वेल्ड करना होता है। लास्ट वन है परक्यूजन वेल्डिंग। सिमिलर टू फ्लैश वेल्डिंग एक्सेप्ट द आर्क पावर बाय अ रैपिड डिस्चार्ज ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं? हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो ये बस सिमिलर ही होता है फ्लैश वेल्डिंग के से, लेकिन इसमें हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, तो हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं हमें कितनी एनर्जी देनी है। द आर्क ड्यूरेशन इज़ 1 to 10 माइक्रोसेकेंड। हीट इज़ इंटेंस एंड हाईली कंसनट्रेटेड। क्योंकि अब हम एक बार में ही जितना हमने एनर्जी स्टोर करी है उसको एक बार में, मतलब बहुत जल्दी 1 to 10 ms में ही उसको अप्लाई कर दे रहे हैं, तो हीट हमारी बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा होती है एंड हाईली कंसनट्रेटेड। थर्ड पॉइंट है हमारा, स्मॉल वेल्ड मेटल इज़ प्रोड्यूस्ड। इसका क्या मतलब है? स्मॉल वेल्ड मेटल, क्योंकि इसमें हीट बहुत कंसनट्रेटेड होती है तो वेल्ड मेटल भी बहुत छोटा होता है। जैसे कि ये हमारे 2 वर्क पीस हैं, इनको आपस में जोड़ना है,
तो इनके बीच में जो वेल्ड मेटल है वो ये है वेल्ड मेटल। ये बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि हमारा हीट कंसनट्रेटेड रहती है और इसको बहुत कम गैप में ही हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है लिटिल और नो अपसेटिंग एंड लो हीट अफेक्टेड जोन। इसमें हीट अपसेटिंग भी नहीं होती, जैसे अपसेट वेल्डिंग में ये थोड़ा मटेरियल ऊपर आ जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। और हीट अफेक्टेड जोन भी लो होता है। हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक आर्क का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हीट अफेक्टेड जोन जो रहेगा आपका, वो ये इसके आसपास का जितना भी एरिया है, वेल्ड पूल के आसपास का एरिया को हम हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं। तो क्योंकि अब इसमें वेल्डिंग ही बहुत कम है, तो हीट अफेक्टेड जोन भी बहुत कम होगा। एप्लीकेशन कहाँ है इसका, बट वेल्डिंग ऑफ बार और ट्यूब वेयर हीट डैमेज इज़ अ मेजर कंसर्न। अगर जहाँ हमें हीट डैमेज बहुत कम चाहिए तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं बट वेल्डिंग में। अब आते हैं हीट इनपुट एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन में। पावर जो होती है वो हमें पता है, पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। और ये पावर हमें मिलती कहाँ से, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से पावर मिलती है जिसकी यूनिट होती है वॉट, मतलब जूल पर सेकंड। अब इसको हम जूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई स्क्वायर टाइम से मल्टीप्लाई करके, जो कि हो गई आई स्क्वायर आर टी। हीट इनपुट तो हमारा ये हो गया। अगर कभी कभी हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी भी दी होती है, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर से तो हमारी एनर्जी निकल रही है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन वो टिप इलेक्ट्रोड की टिप तक पहुँचते पहुँचते उतनी नहीं रह जाती, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है तो हीट लॉस हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र एफिशिएंसी। अगर ट्रांसफ़र एफिशिएंसी भी दी है तो हीट इनपुट का फॉर्मूला हम ये यूज़ कर सकते हैं, ईटा टी इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी। और मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या होती है, मेल्टिंग हीट एंड हीट इनपुट का रेशियो जो होता है उसे हम मेल्टिंग एफिशिएंसी कहते हैं। एच एम क्या है, हीट नीडेड टू मेल्ट अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वर्क पीस इंटू मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वर्क पीस मेल्टेड पर यूनिट टाइम। मतलब हमारा एक यूनिट वॉल्यूम को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और उतना ही, मतलब अगर हमें टोटल चाहिए तो उतने वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा मेल्टिंग हीट। अब एक इसका एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। 2 steel sheets of thickness 1 mm are welded by resistance projection welding technique. A current of 30,000 ampere for 0.005 second is made to flow. The effective resistance of joint can be taken as 100 microohms. The joint can be considered as a cylinder of diameter 5 mm and height 1.5 mm. The density of steel is 0.00786 gram per mm cube. The heat needed for welding steel is 10 joule per mm cube. Calculate the efficiency of welding. सबसे पहले तो आपको इसमें गिवन क्या क्या है वो नोट करना पड़ेगा। इन्होंने दिया है करंट ऑफ 30,000 एम्पियर, हमें दिया है करंट दिया है 30,000 एम्पियर का, और टाइम दिया है, टाइम कितना है 0.005 सेकेंड। इतने सेकेंड के लिए हमारा करंट फ्लो करवाते हैं। रेजिस्टेंस है 100 माइक्रो ओम, जैसा कि हमने देखा था कि लो रेजिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है 100 माइक्रोन्स। डायामीटर है वेल्ड नगेट का 5 mm, हाइट है 1.5 mm, डेंसिटी मटेरियल की डेंसिटी दे रखी है, और मेल्टिंग हीट दे रखी है जो कि है 10 जूल पर mm क्यूब। हमें इसको फाइनल में आंसर निकालने के लिए जूल में एनर्जी चाहिए होगी, और इन्होंने दिया है जूल पर mm क्यूब, मतलब जूल पर वॉल्यूम। तो अगर हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जूल में टोटल यूनिट मिल जाएगी। अब इसको देखते हैं, पहले तो हीट इनपुट देखते हैं। हीट इनपुट क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हीट इनपुट हमारा आ जाएगा 450 जूल। अब इन सब की यूनिट आप ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। वॉल्यूम ऑफ नगेट, अब हमें एच एम निकालने के लिए वॉल्यूम को देखना पड़ेगा। वॉल्यूम क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सिलिंड्रिकल, ये सिलेंडर ऑफ डायामीटर। अब इसमें हम वॉल्यूम लगाएंगे सिलेंडर का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो कि क्या होता है पाई/4 डी स्क्वायर इंटू हाइट। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारी वॉल्यूम आ जाएगा 29.473 mm क्यूब में।
अब जो एक्चुअल हीट होगी हमारी, एक्चुअल मेल्टिंग हीट, पहले तो उन्होंने जूल पर mm³ में दी थी, जो टोटल होगी हमारी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि आ जाएगा 294.37 जूल। अब एफिशिएंसी, मेल्टिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि आ जाएगी 65.42%। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 मेटालिक शीट्स ईच ऑफ 2 mm थिकनेस, 2 मेटालिक शीट हैं जिन दोनों की 2-2 mm की थिकनेस है, आर वेल्डेड इन अ लैप जॉइंट, लैप जॉइंट में वेल्ड की जाती हैं। कॉन्फ़िगरेशन बाय रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग एट अ वेल्डिंग करंट ऑफ 10 किलो एम्पियर, इसमें 10 किलो एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं। एंड वेल्डिंग टाइम ऑफ 10 मिली सेकेंड, वेल्डिंग टाइम है 10 मिली सेकेंड। स्फेरिकल फ्यूजन जोन एक्सटेंडिंग अप टू फुल थिकनेस ऑफ ईच शीट इज फॉर्म्ड, जो फ्यूज़न जोन है वो पूरी थिकनेस तक फॉर्म हो जाता है और उसका शेप क्या है, स्फेरिकल है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटालिक सीट्स आर गिवन एज, जो मेटालिक सीट की प्रॉपर्टीज़ हैं क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 293 केल्विन, मेल्टिंग टेम्परेचर है 1793, मतलब जब तक ये 1793 टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये मेल्ट होना शुरू नहीं होगा। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है 300 किलो जूल पर kg, डेंसिटी 7000 kg पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक हीट 800 जूल पर kg केल्विन। अब यहाँ पे हमको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लेटेंट हीट जो दी है वो 300 किलो जूल पर kg में दी है और स्पेसिफिक हीट दी है 800 जूल पर kg केल्विन में। इसमें जूल में दिया है, उसमें किलो जूल में की दी है, तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को भी जूल में ही यूज़ कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। अज्यूम a contact resistance along the sheet interface is 500 micro ohm and along electrode sheet interface is 0। इलेक्ट्रोड शीट मतलब जहाँ वो दोनों जुड़ रही हैं वहाँ तो रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन जो दोनों बार हैं उनका रेजिस्टेंस है 500 माइक्रो ओम, जो बार मटेरियल है। नो कंडक्टिव हीट लॉस थ्रू द बल्क शीट मटेरियल्स एंड द कंप्लीट वेल्ड फ्यूज़न जोन इज़ एट द मेल्टिंग टेम्परेचर। इस लाइन का क्या मतलब है, जो हमारा पूरा वेल्डिंग होने के बाद मतलब फ्यूज़ होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, हम इतना ही करंट दे रहे हैं कि उसका वो बस मेल्टिंग टेम्परेचर तक जाए और फिर डिफ्यूज़ हो जाए, मतलब लेटेंट हीट मिले, उससे ज़्यादा हम उसको हीट नहीं दे रहे हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़े। क्वेश्चन क्या है इनका, द मेल्टिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज ऑफ द प्रोसेस इज़। तो सबसे पहले इसमें गिवन डाटा हम नोट कर लेते हैं। इस करंट दिया है 10 किलो एम्पियर, इसको हम सिंपली एम्पियर में नोट करेंगे, 10 इंटू 1000 एम्पियर। टाइम दिया है 10 मिली सेकेंड, इसको भी हम सेकेंड में नोट करेंगे। रेजिस्टेंस दिया है 500 माइक्रो ओम, तो इसको हम ओम में कन्वर्ट कर लेंगे। टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर दिया है, जिसका डिफरेंस हमें डेल्टा टी होगा, जो कि 1500 होगा। लेटेंट हीट दिया है 300 किलो जूल पर kg केल्विन। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें लेटेंट हीट इन्होंने किलो जूल में दी है और स्पेसिफिक हीट 800 जूल पर kg केल्विन में दी है, तो हम लेटेंट हीट को भी जूल में ही यूज़ करेंगे, जो कि हो 1000 से मल्टीप्लाई करके। ओके, अब क्वेश्चन में कहा है कि जो हमारा फ्यूज़न है, फ्यूज़न जोन है पूरा इंटरफेस कवर करता है, मतलब दोनों अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों वहाँ तक जाता है, और उसकी शेप क्या है, शेप है उसकी स्फेरिकल। तो अब इसमें 2-2 mm की थिकनेस की शीट थी, तो अब पूरा डायमीटर जो होगा स्फेयर का वो 4 mm होगा, ये इतना होगा 4 mm। तो रेडियस हो गई 2 mm। अब इसमें वॉल्यूम निकालेंगे, जो नगेट बन रहा है मतलब जितना हमारा मेटल मेल्ट हो रहा है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे स्फीयर के 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अब मास कैसे निकालेंगे, मास होता है हमारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी उन्होंने दी है 7000 kg पर mm³, तो हम और हमारा ये वॉल्यूम है वो mm³ में आएगा, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करके मास की वैल्यू गेन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम हीट इनपुट है। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें हीट इनपुट और मेल्टिंग हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले तो हीट इनपुट देख लेते हैं। इसके लिए हमारा को सारा डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसका सीधे फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करके हम हीट इनपुट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आएगी 500 जूल। अब मेल्टिंग हीट कैसे निकालेंगे, मेल्टिंग हीट में हमारा यूज़ क्या क्या होता है, पहले तो हमारा 293 से 1793 तक पहुंचने के लिए जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो, और फिर उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद
मेटल को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, जो कि लेटेंट हीट है वो। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे को मिलेगी मेल्टिंग हीट। अब इसमें क्या होगा, किलो मास तो हमने निकाल लिया कि कितना मास हमारा मेल्ट हो रहा है, ऊपर निकाला हमने। और इसमें MC डेल्टा T प्लस लेटेंट हीट, क्योंकि इनकी यूनिट पर किलो जूल kg में है, मतलब 1 kg को मेल्ट करने के लिए C डेल्टा T प्लस लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ रही है। और हमको मेल्ट करना है कितना, 2.34 इंटू 10⁻⁻4 kg। तो अब पूरे को हम पूरा हीट कितनी आएगी, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा मेल्टिंग हीट आ जाएगी 351 जूल। अब सिंपली हम दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे और मेल्टिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 30.37%। तो इसी के साथ आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी ख़त्म होता है। थैंक यू।